हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। बहुत सारे बंदे स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारे सवाल कर रहे थे। ये जो एसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या करें, व्हाट स्ट्रेटजी टू बी फॉलो सो दैट वी कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और फ्लाइंग कलर्स में क्रैक कर पाए, वो सबसे बड़ी बात है। तो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मैंने क्या क्या फॉलो किया था, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किया था और सक्सेस को पाया, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ये तो 11 से स्टार्ट हो गया है, मतलब कल से स्टार्ट हो गया है और ये कितने दिन तक चलेगा? 13 अक्टूबर तक चलेगा। 13 अक्टूबर तक चलेगा। तो अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम होने की चांसेस कोई भी नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है कि नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होना ही है। तो आप मान के चलिए कि अभी जो आपके पास टाइम है 12 सितंबर से, मतलब आज ही से आप हिसाब कर लीजिए, आज ही से 20 नवंबर तक आपके पास टाइम है। 20 नवंबर, इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन हम एक मिनिमम टाइम पीरियड ले जाएंगे, जिसके चलते हमको एक टाइम फ्रेम हमारे सामने रहेगा कि इतने टाइम में हमको कोर्स ख़त्म करना है, इतने टाइम में हमको प्रिपेयर होना है, इतने टाइम। क्योंकि जब तक हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होता, हमारा स्पीड बढ़ता नहीं है, हमारा प्रिपरेशन का जील उतना ज़्यादा होता नहीं है। इसीलिए हमारे पास एक टाइम फ्रेम रहना चाहिए। तो 12 सितंबर से 20 नवंबर, ये हो गया 2 महीने, 2 मंथ्स। ओके, 2 मंथ्स एंड 8 डेज हो रहा है। ओके, तो आपके पास 2 महीने और 8 दिन ही है। ओके, 2 महीने 8 दिन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये 2 महीने में ही आपका सारा सिलेबस ख़त्म करना है। वहाँ पर आप पढ़िए, वहाँ पर आप नोट क्रिएट कीजिए, वहाँ पर आप पीवाईक्यू कीजिए, जो भी करना है। आपके पास 2 ही महीने है, 2 महीने में ही आपको प्रिपेयर होना है, सारे सिलेबस को ख़त्म करना है। ओके, और ये जो 7-8 दिन एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर पीवाईक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको मान के चलना है कि आपके पास 2 ही महीने है, 2 ही महीने में आपको सब कुछ करना है। तो क्या क्या करना है, यहाँ पर एक ग्लिम्स में दे रहा हूँ आप सभी को। तो पहला जो है, पहला काम आपको करना है, सारे बेसिक्स को, सारे फंडामेंटल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फंडामेंटल को आपको बेहतर क्लियर करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप अगर 2016 का हो गया, 2018 का हो गया, 21 का हो गया या फिर 22 का हो गया, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 60% तो बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिक्स का। इसीलिए आपको बेसिक्स तो पहले मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको होल सिलेबस आपको ख़त्म करना है। ओके, होल सिलेबस ख़त्म करना है, टोटल को कवर करना है। ओके, टोटल को आपको कवर करना, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप एनी चैप्टर, क्योंकि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एजुकेशन के बारे में बताऊं तो एजुकेशन में 5 यूनिट्स है। ओके, 5 यूनिट्स है और ईच यूनिट्स में अगर हम देखेंगे तो यूनिट 1 में आप देखेंगे 4 सब यूनिट है, यूनिट 2 में 7 सब यूनिट है, यूनिट 3 में 8 सब यूनिट है, यूनिट 4 में 9 सब यूनिट है। ओके, 9 सब यूनिट है। और चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 में 7 सब यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सब यूनिट, एक सब यूनिट को भी हम 1-2 दिन लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 सब यूनिट हो रहा है, 35 सब यूनिट, 35 सब यूनिट। ओके, 35 सब यूनिट हो रहा है। तो हमारे पास कितना टाइम है? 2 महीने का ही टाइम है, लगभग हमारे पास 60 डेज का ही टाइम है। 60 डेज में हमको 35 सब यूनिट ख़त्म करना है, सब यूनिट। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे करके चल सकते हैं कि आप जो 60 डेज मिल रहा है, आप कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है आप डिटरमाइन कर लीजिए। क्योंकि कुछ बंदे का कुछ चैप्टर ही रहता है कि इस चैप्टर में मेरा थोड़ा वीक है, इस चैप्टर में मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो जितना स्ट्रॉन्ग जोन है आप उसको मिनिमम टाइम दे सकते हैं या फिर कम टाइम देकर भी आप उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके लिए हार्ड स्पॉट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आप। तो इसीलिए आप सभी यूनिट को प्रायोरिटी देना है, सभी यूनिट को कवर करना है, कोई भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी यूनिट में क्वेश्चंस आते हैं। एजुकेशन का जो आता है 5 यूनिट है, तो सभी यूनिट में 20 क्वेश्चंस आएंगे। सभी यूनिट में 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सभी सब यूनिट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो किसी भी सब यूनिट को छोड़ना नहीं है, किसी भी सब यूनिट को, क्योंकि सभी सब यूनिट
इम्पोर्टेंट है। और इस बार सभी एस्पिरेंट बहुत गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन के बाद 2024 में आएगा नहीं आएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है, 2025 में आएगा नहीं आएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लगातार 3 साल में एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, 21 में, 22 में और 23 में। तो आप मान के चलिए 24-25 तक आने वाला नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन के बाद नए गवर्नमेंट आएगा उनका स्ट्रेटेजी क्या होगा क्या नहीं हमको कुछ भी पता नहीं है। और एजुकेशन में आउटपुट्स कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इनकम कुछ भी नहीं है। जो इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ पर आउटपुट आएगा, यहाँ पर आउटपुट अगर गवर्नमेंट देखेगा तो आउटपुट उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी नहीं चाहता है। तो आप गौर से इसको ध्यान से सुन लीजिए कि ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, इसीलिए इसमें सारे एनर्जी को झोंक देना है, सारे के सारे एनर्जी को झोंक देना है और पढ़ाई में लग जाना है। ये 60 डेज आपका लाइफ चेंज करने वाला है, इसीलिए कोई भी गफलती नहीं, कोई भी इधर उधर की फालतू यूट्यूब हो गया, शॉर्ट्स हो गया, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सभी यूनिट को प्रायोरिटी देना है, किसको भी स्किप नहीं करना है, किसको भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर अब जब सब यूनिट पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना है, सब यूनिट को पढ़ते कैसे है। ओके, तो सब यूनिट को पढ़ते समय क्या क्या मद्देनज़र में रखते हुए पढ़ना है। सपोज मैंने एक सब यूनिट उठाया, सब यूनिट, उस सब यूनिट को मैं कैसे पढ़ूंगा। सब यूनिट में 3-4 बातें मुझे करना है। पहले तो टोटल सब यूनिट को कवर करना है। ओके, कवर करते करते उसी सब यूनिट में क्या क्या PYQs आया था उसको भी नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि 2016 में कुछ आया था क्या, 2018 में आया था क्या, 2021 में आया था क्या, या फिर 2022 में कुछ आया था क्या, आपको नोट डाउन कर देना है। क्योंकि नोट डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट का वेटेज क्या है, कौन सा पॉइंट को SSB टारगेट करता है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये टारगेट ही आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आपको डिसाइड कर लेना है। ओके, तो PYQ करते ही आपको पता चल जाएगा वेटेज कौन सा कितना है। फिर जो तीसरा है, आपको क्वेश्चंस कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं, नेट का क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं, सेट का क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं, अदर टीचिंग एग्जाम का, अदर टीचिंग का भी हम क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो PhD एंट्रांस है वहाँ का भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका आंसर शीट भी कलेक्ट करना है, ताकि आपको पता चल पाए कि उस सब यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं UGC नेट का बहुत से ज़्यादा ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ओके, UGC नेट का अगर आपके पास 10 साल का भी, पिछले 10 साल का भी क्वेश्चंस आपके पास है, तो मान के चलिए कि 30% क्वेश्चंस आपका आने वाला है उसी क्वेश्चंस के आधार पे। तो नेट का भी क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप उड़ीसा स्टेट के हैं तो उड़ीसा स्टेट का जो उत्कल यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का जो PhD एंट्रांस का क्वेश्चंस है वो भी कलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वहाँ का भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर भी आप कलेक्ट कर लीजिए। ये भी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर और एक बात है, एट ए टाइम आपको क्या करना है, एट ए टाइम ओके, एट ए टाइम आप 1 सब यूनिट ले लीजिए, सब यूनिट खत्म होने के बाद उसका PYQ ले लीजिए। एट ए टाइम आपको एक यूनिट खत्म करना है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में जाना है। ओके, 1 सब यूनिट, फिर दूसरा सब यूनिट, फिर तीसरा सब यूनिट, एट ए टाइम ऐसे ऐसे करके जाना है। एक टाइम में चारों सब यूनिट पढ़ना नहीं है, या फिर चारों यूनिट पढ़ना नहीं है, या फिर 5 यूनिट पढ़ना नहीं है। एक यूनिट खत्म करो, दूसरे में जाओ, क्योंकि लिंक रहता है यहाँ पर। अगर आपने आइडियालिज्म अच्छे से पढ़ लिया है तो आइडियालिज्म को रिलेट करके आप नेचुरलिज्म पढ़ सकते हो, नेचुरलिज्म को रिलेट करके आप प्रैग्मेटिज्म में जा सकते हो। क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है, यहाँ का सिलेबस में एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस ऐसे बना हुआ है जो यहाँ से वहाँ तक रिलेट करेगा, इसीलिए आपको स्किप करके पढ़ना नहीं है। फिलोसॉफी का पढ़ लिया एक यूनिट, तो यहाँ पर क्या होगा, फिलोसॉफी का कनेक्शन है सभी सब यूनिट में, तो आइडिया आएगा, आपको बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग में। ओके, तो इसीलिए एट ए टाइम 1 सब यूनिट और उसका PYQ वगैरह सब कुछ कर लेना है। ओके, फिर दूसरा जो है, ये पढ़ते पढ़ते आपको क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपने खुद को 8 घंटा 10
10 घंटा या 6 घंटा पढ़ने के लिए झोंका नहीं है तो आपको कंटिन्यूटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सेकंड जो है मेंटेन कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी ही आपको एनर्जी देगा। आप मान के चलिए कि हर रोज़ पढ़ाई पढ़ना है, 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। जितना घंटे आप दे पाओ उतना घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। कुछ भी इमरजेंसी आ जाए आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो 60 दिन है, ये जो 2 महीने है, ये आपका लाइफ बनाने वाला है, आपको जॉब दिलाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं, कंटिन्यूटी मस्ट बी मेंटेन। ओके, फिर तीसरा हो गया डोंट वेस्ट टाइम, रादर यूटिलाइज योर टाइम। ओके, यूटिलाइज कीजिए टाइम को, अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर जाते समय ईयरफोन को आप कानों में लगा लीजिए, एक क्लास को आप लगा लीजिए, क्लास सुनते सुनते जाइए, क्लास सुनते सुनते आइए। यूटिलाइज कीजिए टाइम को, बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। कुछ भी आप जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई क्लास देखते देखते खाओ, आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले कुछ रिवीजन करके सो जाओ, या फिर कुछ भी करो, लेकिन टाइम को भाई बेस्ट यूटिलाइज करो। आपने अगर ये 2 महीना बेटर यूटिलाइज कर दिया तो आपका लाइफ बेटर हो जाएगा। आपको एसएसबी जॉब पाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता आपको आपके मंजिल को पाने में। ओके, फिर जो चौथा है क्रिएट मैपिंग नोट्स। ओके, क्रिएट मैपिंग नोट्स। तो मैपिंग नोट्स क्या है, मैं बहुत सारे बंदे को कहता हूँ, अगर आपको रिटीन देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे ओसीएस दे रहे हो, अगर आपको रिटीन देना है तो आप नोट क्रिएट करो। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो नोट नहीं, आपको मैपिंग क्रिएट करना है। मैपिंग क्या है भाई, माइंड मैपिंग क्रिएट करना है। माइंड मैपिंग का मतलब है जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, जो सब यूनिट आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का की पॉइंट क्या क्या है, उस की पॉइंट को आपको लिख लेना है एक ही डायग्राम में। जैसे कि मैं की पॉइंट कैसे लिख रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। गेने का लर्निंग थ्योरी मुझे लिखना है। गेने रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सारे वर्ड को आप यहाँ पर लिख लो, क्योंकि जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा आपको बस उसी पेज को देखना है, उस शब्द को देखना है, उस वर्ड को देखना है, सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हायरार्चिकल लर्निंग थ्योरी दिया है गेने ने। ये फिर सिग्नल लर्निंग से स्टार्ट होके प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाईएस्ट रहता है। यहाँ पर चेनिंग रहता है, चेनिंग का भी क्वेश्चंस आया हुआ है। यहाँ पर क्या कर सकते हो, कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक्स इन्होंने लिखा है। ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, एक एक पॉइंट लिख लो, वहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लिख लो। यहाँ पर एक एक शब्द जब गेने को आप देखोगे तो वो सारे शब्द याद आएंगे। रिविजन करने में सबसे क्विकेस्ट है मैपिंग। नोट में भी बहुत सारा लिखा हुआ होता है, वहाँ पर भी रिविजन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैपिंग में आपका रिवीजन बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। मैं सभी का पेज बनाता हूँ ऐसे करके, मैपिंग करके। जैसे कि फिलोसॉफी का डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन में आप एक एक वर्ड ले लो। आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉइन रॉस। ओके, कॉइन रॉस। फिर हो गया एडम्स का भी कुछ आता है, डायनेमिक साइट एडम्स। ओके, अल्टीमेट क्वेश्चंस, ये हो गया रॉस। ऐसे करके एक एक वर्ड आपको लिखना है, एक वर्ड में टोटल डेफिनेशन याद आएगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। बस उसका की पॉइंट को निकालना है, उसका की वर्ड को निकालना है और उसके साथ एसोसिएट कर देना है। ऐसे करने से एक पेज में टोटल क्लास रिवाइज हो जाएगा, टोटल वर्ड रिवाइज हो जाएगा। आप भूलने की भी कोशिश करोगे तो भी भूल नहीं पाओगे, इतना बड़ा और कारीगर है मैपिंग नोट्स। ओके, मैपिंग नोट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फिर पांचवा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा है आपके पास टाइम थोड़ा रहना चाहिए, टाइम फॉर रिवीजन। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बफरिंग। टाइम बफरिंग एक वर्ड है, तो टाइम बफरिंग क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ये स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से, एस्पिरेंट प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जब सब यूनिट 1 पढ़ रहे हो, सब यूनिट 2 पढ़ रहे हो, इसको आपने दिया है 2 दिन, इसको आपने दिया है 1 दिन दिया है,
तो ये जो 2 दिन और 1 दिन दिया है कॉन्टिन्यूस तो आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है 2 यूनिट के बीच, ओके, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है इनके बीच थोड़ा सा गैप देना है, इसको कहा जाता है टाइम बफरिंग। क्योंकि अब अगर गैप दोगे, क्योंकि ऐसा भी होता है यूनिट 1 ख़त्म नहीं हो पाया, तो यूनिट 1 तो मैंने टारगेट कर लिया था जो 12 तारीख से मैं 20 तारीख तक यूनिट 1 पढ़ूंगा, फिर 21 तारीख से 26 तारीख तक यूनिट 2 पढ़ूंगा, ऐसे करके मैंने टाइम तो फिक्स कर लिया था, लेकिन 20 तारीख तक मुझे यूनिट 1 ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट 1 छोड़ दूंगा और यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा या क्या करूंगा। इसीलिए आपको यहाँ पर ये दोनों के बीच में थोड़ा टाइम गैप देना है, क्योंकि उस टाइम गैप में अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस बफरिंग टाइम में या फिर टाइम गैप में उसको आपको कवर अप करना है। ओके, इसको कहा जाता है टाइम बफरिंग। वहाँ पर नहीं तो क्या होगा, आपको अगर आप 20 तारीख तक ख़त्म कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे किया है 12 से दिया है 20 दिया है, फिर 21 तारीख बफरिंग का दिया है और 22 से 28 दिया है सेकेंड यूनिट का, तो ये जो 21 तारीख होगा अगर आपका 20 तारीख तक ख़त्म हो गया है तो 21 तारीख में आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद छूट गया है तो उसको भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। यहाँ पर बफरिंग के लिए ये टाइम दिया गया है। ओके, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो 1 दिन में आप बाकी सबको कंप्लीट कर सकते हो और दूसरे यूनिट में जंप कर सकते हो। इसीलिए टाइम पर रिवीजन होना चाहिए, वहाँ पर बफरिंग को भी प्रायोरिटी देना है। ओके, फिर 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट मॉक टेस्ट आपको अटेंड करना है, ज़रूर मॉक टेस्ट को आपको अटेंड करना है। मॉक टेस्ट या फिर आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन कलेक्ट करके क्वेश्चंस को आपको एज इट इज आपको अटेंड करना है। घर में क्वेश्चंस ले आओ, क्वेश्चंस को रख दो, टाइम सेट कर दो, आपके पास टाइम 2 बजे से स्टार्ट करो, 10 बजे से स्टार्ट करो, कुछ भी टाइम से स्टार्ट करो और टाइमर लगा दो। आपको सिर्फ 2 ही घंटा देना है, 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको चैलेंजेस करेगा कि आप कितने टाइम दे पा रहे हो। आपका एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर आ जाएगा, आप कितने अटेंड कर पा रहे हो, 70 अटेंड कर पा रहे हो, 80 अटेंड कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, कितना रॉन्ग आंसर्स दे रहे हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना, किसको सभी को अटेंड करना नहीं है, आपको जितना आ रहा है उसको अटेंड करना है, उसको काउंट करना है, उसके बाद कितना नेगेटिव आ रहा है उसको भी अच्छे से देखना है, क्योंकि आपने 60 अटेंड किया है और 40 गलत कर दिया है तो 40 का नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, 40 का नेगेटिव मार्किंग 20 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। 60 का तो आपको 90 मिल गया है, लेकिन 20 मार्क जो माइनस हो गया है उसके चलते आपका 70 मार्क हो गया, इसीलिए आपका सिलेक्शन होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आपको क्लियर कट आपके माइंड में रखना है, 2 3 4 5 मॉक टेस्ट आप जब अटेंड करोगे, टाइम को जब आप देखोगे कितने अटेंड कर पा रहे हो, कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसके चलते भी आपका एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा कि मुझे 80 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं या फिर 90 करने हैं, या फिर जो डिलेमा वाले हैं 2 क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस तो श्योर हूँ, 50 क्वेश्चन श्योर हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जैसे कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, 2 तो मुझे मालूम है, 4 ऑप्शन जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी 2 ऑप्शन जो है आइदर ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 50 तो करेक्ट है, 50 में से आपको 50 राइट होगा तो 50 से आपको 75 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, लेकिन 75 में सिलेक्शन होगा नहीं होगा कुछ गारंटी नहीं है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको अटेंड करना पड़ेगा सो दैट आपका जो ओवरऑल मार्किंग है थोड़ा बढ़ जाए। इसके चलते जो डिलेमा वाला क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन में आप अटक गए हो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको भी अटेंड करना है ताकि आपका जो मार्किंग है थोड़ा बढ़ जाए। ओके, 7 इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आप अपने कैटेगरी का, आपके कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपका कट ऑफ, सपोज आप यूआर कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी को मैं बोलता हूँ आपका कम से कम आप ऐसे मान के चलो कि आपको टारगेट करना है 60 to 70% आपको राइट करना है, 60 to 70% बोल रहा हूँ, 60 to 70 मार्क्स नहीं, 60 to 70%। 60% का मतलब आपको 100 से 60 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, 60 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 90 मार्क्स, 90 मार्क्स आपको लाना है, 90 से 100 मार्क्स आपको लाना है। ओके, जो ऑन रिजर्व कैटेगरी का है वो भाई आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी कैटेगरी वाले भी अपना कट ऑफ आप पहले देख लो, 60% जा रहा है, 55% जा रहा है, उससे आप 10% ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप
60% कट ऑफ जा रहा है तो आप मान के चलो कि मुझे 75-70 तक मुझे बेस्ट प्रिपेयर करना है, ताकि वहाँ से भी थोड़ा बहुत घट जाए तो भी मैं 65 से मेंटेन हो पाऊँ या फिर 60 तक पहुँच पाऊँ। इसीलिए आपको ऐसे प्रिपेयर होना है ताकि आपका जो पिछले साल का कट ऑफ गया था उससे थोड़ा आगे आप स्कोर कर पाओ, उससे थोड़ा बेटर आप स्कोर कर पाओ, सो दैट आपका एसएसबी में सिलेक्शन पक्का हो पाए। ओके, कैटेगरी कट ऑफ को भी जानना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, फिर हो गया आठवां में बहुत सारे बंदे ये क्वेश्चंस करते हैं कि डिलेमा जो हो जाता है। ओके, डिलेमा बहुत सारे बंदों में हो जाता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं हो रहा है, मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ, मुझे टाइम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये स्किप कर दूँ या फिर छोड़ दूँ और घर में प्रिपेयर करूँ। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बंदों का आता है। मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे बंदे भी क्वेश्चंस करते हैं। भाई आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आपको करियर बनाना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है, डोंट स्किप जॉब, डोंट क्विट जॉब। जॉब को क्विट नहीं करना है, पढ़ते पढ़ते ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ो भाई। क्यों जॉब को छोड़ना है? जॉब को छोड़ना नहीं है, जॉब तो आपको एक स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन जॉब को करते समय जो गेस्ट फैकल्टी है उनको मैं बोल रहा हूँ, जो गेस्ट फैकल्टी है भाई, मैं भी खुद एक टीचर था, मैं भी पढ़ाता था, 10 से 4 बजे तक पढ़ाता था, फिर 14-16 किलोमीटर ट्रैवल करके घर को आता था, फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था। भाई मैं भी वही दौर से गुजरा हूँ, आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर पाया तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि आप गौर से आप जानो कि जब आप पढ़ाते हो, पढ़ाने के चक्कर में आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ते पढ़ाते आप बहुत कुछ सीखते हो, आपका खुद का इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाना को भी छोड़ना नहीं है, ये दोनों को साथ में लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए पढ़ते पढ़ाते ही आगे बढ़ो भाई, छोड़ना नहीं है। ओके, यहाँ पर और एक भी गौर करने वाली बात है, जब आप कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी हो तो आपको टाइम भी मिलता है, 3-4 पीरियड ही तो आपको क्लासेस लेने हैं, बाकी पीरियड तो आपको टाइम मिल रहा है। आप लाइब्रेरी में चले जाओ, आप एक लोनली प्लेस में चले जाओ, वहाँ पर तो बहुत सारे गेस्ट फैकल्टीज़ होंगे, बहुत सारे प्रिपेयर हो रहे होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, उनको देख के आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। वो भाई भी पढ़ रहा है, वो बहन भी पढ़ रहा है, तो मुझे भी पढ़ना है, वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है, ये भी आपको एक इंस्पिरेशन देगा। वहाँ पर आपको लाइब्रेरी रिसोर्स मिलेगा, कुछ भी डाउट हुआ जाके लाइब्रेरी में बुक्स लेके आप अपने डाउट तुरंत ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आप घर में वो नहीं कर सकते हो, आपको नेट सर्च करना पड़ेगा। नेट सर्च करते करते कहाँ पर यूट्यूब पर मन चला जाएगा, इधर उधर मन चला जाएगा, प्रॉब्लम होने वाला है आप घर में अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो। इसीलिए जो गेस्ट फैकल्टी है आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कुछ डाउट है तो जो इर्द गिर्द सर है, एचओडी है, ओके, आपके डिपार्टमेंटल जो बहुत सारे टीचर्स वगैरह होंगे उनको भी आप पूछ सकते हो, उनको भी स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकते हो, ताकि बहुत सारे गाइडेंस आप पा सको। ये तो आपके लिए भाई अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के आप घर में आके प्रिपेयर मत करो भाई। वहाँ पर रहकर आप प्रिपेयर हो सकते हो, आपका ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगा, कॉलेज में ज़्यादा होगा। ओके, और जो होम में सीधे सलग प्रिपेयर हो रहे हैं उनका कोई जॉब वगैरह नहीं है तो वो भी टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। पढ़ाई भी पढ़ना है, उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ओके, फिर नाइन्थ हो गया बहुत सारे बंदे अटेम्प्ट्स के बारे में चिंता कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि मेरा 2 अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा 3 अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है, इस बार क्या हो पाएगा, मैंने फेलियर को इतने करीब से देखा है, मेरा पिछले साल 2 मार्क्स में रह गया, 10 मार्क्स में रह गया, ऐसे करके मेरा वाइवा भी हुआ था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे करके बहुत सारे बंदे भी होंगे। लेकिन भाई कितने भी अटेम्प्ट आपने दिया है, आपको मानना है कि दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट चांस, आई हैव टू पुश माई सेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे कितना भी फेलियर मैंने देखा हो, अभी मुझे टाइम है 2 महीने का मेरे पास। ये 2 महीने में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा प्रिपरेशन को मैंने अगर तेज़ दे दिया, मेरे प्रिपरेशन को मैंने एक बूस्टअप दे दिया, मेरे प्रिपरेशन को मैंने एक बेटर मुकाम पर लेकर खड़ा कर दिया, तो मेरा जॉब होना पक्का है। इसीलिए आपको मान के चलना है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसीलिए आपका जो
फोर्स भी होगा, सबसे ज़्यादा होगा। आपको नहीं सोचना है कि मेरा 2 अटेम्प्ट हो चुका है, 1 अटेम्प्ट हो चुका है, मेरा तो फेलियर हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसको सोचना नहीं है। आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट, एंड दिस प्रेजेंट विल क्रिएट योर बेटर फ्यूचर। सो आपको प्रेजेंट में ही फोकस करना है, प्रेजेंट को बेटर करना है, आपका फ्यूचर बेटर हो ही जाएगा। इसीलिए आपको मान के चलना है कि ये सबसे लास्ट अटेम्प्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट अटेम्प्ट, वन ऑफ द मिराकुलस अटेम्प्ट, वन ऑफ द हिस्टोरिकल अटेम्प्ट होना चाहिए। ओके, तो यही था स्ट्रेटेजी का। मैंने इस स्ट्रेटेजी के दौरान बहुत कुछ सीखा था। मेरे जो लाइफ जर्नी था, मेरा जो एसएसबी का प्रिपरेशन जर्नी था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारे अप डाउन हुए थे। आपके लाइफ में भी आएंगे, ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ से वहाँ तक चले जाना है। आपके लाइफ में भी अप डाउन आएंगे, लेकिन आप कैसे उस अप डाउन को फेस कर रहे हो, दैट विल क्रिएट योर कैरेक्टर, दैट विल शोज योर कैरेक्टर। ओके, तो आपको उस सारे प्रॉब्लम को फेस करते करते आगे बढ़ना है, और यही आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएगा, यही आपको एसएसबी जॉब दिलाएगा। लास्ट में आप सभी को शुभकामना है, आप सभी को बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और इसके बाद मैं और एक वीडियो लाऊंगा रिगार्डिंग भाइबा के लिए, लेकिन वो भाइबा का आएगा रिटन एग्जाम के बाद। ओके, इसीलिए पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।